जय हिंद प्यारे बच्चों, श्री राम जय राम, सत श्री अकाल बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर एक बार यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, मुझे आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि संभावित भी है और माना भी जा रहा है कि जुलाई माह में यूपी पुलिस का री एग्जाम होने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। तो बच्चों, मुझे आशा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग आज नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके जो भी आपकी समस्या हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनके साथ हम उसमें कुछ और परिवर्तन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो बच्चों, अगर बात की जाए तो आज के प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूं कि लगभग आप लोग देखोगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की चिन्ह में, राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछली को किस स्थापत्य से स्वीकार किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश का एक राजकीय चिन्ह है उसमें दो मछलियां हैं, तो उनको किस स्थापत्य से सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सेकंड है रूमी दरवाजा, ऑप्शन थर्ड है कुतुब मीनार और ऑप्शन फोर है हजार सितून का महल। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा से ही जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह उसमें मछलियों को शामिल किया गया था। मैं थोड़ी सी बात और बता दूं आपको, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है बच्चों, वो मान लीजिए कि मैंने यह मान लिया है। और इसमें क्या है कि एक तो आपका ऐसे मानो कि ये एक इंद्रधनुष, सॉरी एक धनुष है और इसमें ये तीर है। और उसके अलावा इसमें दो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं बच्चों, दो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं और दो नदियां हैं। दो नदियां भी बह रही हैं बच्चों, इसमें दो नदियां हैं। एक नदी का नाम है गंगा, गंगा, और एक है बच्चों यमुना, एक है यमुना। क्लियर है ना? एक कौन सी है? गंगा, और एक है यमुना। तो इसमें जो पूछा गया कि ये जो दो मछलियां इसमें ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं, तो रूमी दरवाजा से ली गई हैं। क्लियर है? जो ये हमारा राजकीय चिन्ह है या उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1938 में इसको स्वीकार किया गया था और तब से यह आज तक बरकरार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि रूमाई दरवाजा की बात की जाए तो ये लखनऊ में, कहां पर है? ये लखनऊ में, ये लखनऊ में। इसकी हाइट या इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 60 60 फीट है। कितनी है? 60 फीट है। उसके अलावा रूमी दरवाजे का निर्माण, रूमी दरवाजे का जो निर्माण था वो 1784 से और 86 के मध्य में हुआ। और इसका जो निर्माण कराया था वो थे आपके आसफी उद दौला। कौन थे? आसफी उद दौला। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने है रूमी दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है धुरिया लोक नृत्य कहां से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है अवध, ऑप्शन सेकंड है बुंदेलखंड, ऑप्शन थर्ड है मिर्जापुर और ऑप्शन फोर है सोनभद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है बुंदेलखंड। धुरिया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। कुछ उत्तर प्रदेश के और भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग अगर बात की जाए, जैसे एक है आपका सबसे इंपोर्टेंट है चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य। उसके अलावा है रास नृत्य, रास नृत्य है। उसके अलावा है मयूर नृत्य, मयूर नृत्य। उसके अलावा है बच्चों
इसमें इंपोर्टेंट है वो है घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य। उसके अलावा एक और है बच्चों झूला नृत्य, झूला नृत्य। ये बच्चों जितने भी हैं ये आपके, ये सभी ब्रज क्षेत्र से, कहां से हैं बच्चों? ब्रज क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के ये प्रमुख हैं। अगर बात की जाए चरकुला नृत्य की, तो चरकुला में क्या होता है, एक पिंजरा होता है, और जो पिंजरा होता है इस पिंजरे में 108 दिए, इस पिंजरे पर 108 दिए लेकर महिला नृत्य करती हैं। एक पिंजरा होता है बच्चों, जैसे मान लो आप कि यह गोल एक पिंजरा होता है और इसमें ऐसे बने होते हैं, और इनमें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ऐसे ही लगभग 108 दिए रखे होते हैं। कितने? 108 दिए रखे होते हैं, और महिला अपने सिर के ऊपर इसको रखकर नृत्य करती हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य की भी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया या बैलगाड़ी या रथ का पहिया होता है, रथ का पहिया होता है, और उस पर घड़ा रखकर, इसमें भी क्या होता है, घड़ा नृत्य में भी, घड़े से आपको नाम से भी लग रहा होगा घड़ा, घड़े में क्या होता है कि बैलगाड़ी या रथ का पहिया होता है, और उसको अपने सिर पर रखकर उस पर घड़े होते हैं, और उसको रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नृत्य और हैं, जैसे बात की जाए तो उसमें एक इंपोर्टेंट है जोगनी नृत्य। कौन सा बच्चों? जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य की बात की जाए तो ये अवध से संबंधित है, बहुत पूछा जाता है, यह अवध से संबंधित है। इसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों तो एक है आपका नटवरी नृत्य, एक है आपका नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य, और एक है आपका कटफोड़वा नृत्य, कटफोड़वा नृत्य, कटफोड़वा नृत्य। ये दोनों यदि बात की जाए बच्चों तो ये दोनों ही पूर्वांचल से संबंधित है। कहां से? ये दोनों ही पूर्वांचल से संबंधित हैं। क्लियर है ना? कहां से संबंधित हैं? पूर्वांचल से संबंधित हैं। और अगर बात की जाए तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे बात की जाए आपसे तो एक है घोड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य नहीं, घोड़ा नृत्य। उसके अलावा है पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य, डंडा, पाई डंडा नृत्य। उसके अलावा राई नृत्य। कौन सा नृत्य? राई नृत्य। ये तीनों, और धूरिया मैं आपको बता चुका हूं, ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। कहां से हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। तो बच्चों याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य थे जो आपके सामने उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए तो आपके सामने है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन थर्ड किबिथु, और ऑप्शन फोर गौहर माता। तो मैं बता दूं आपको बच्चों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये हमने मान लिया दक्षिण भारत है, और ये मान लो कि आपका ये उत्तर भारत है, और ये ऐसे करके ये आपका मैंने भारत बना लिया इसको समझने के लिए। अगर बात की जाए तो ये आप सब लोग जानते हो कि ये तमिलनाडु है। कौन सा क्षेत्र है? ये तमिलनाडु है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों यहां आप लोग देखोगे तो यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आप सब लोग जानते हो कि ये जो है ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। ये कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु है। ये आप सब लोग जानते हो कि भारत का पूर्वी बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? ये पूर्वी बिंदु है। और आप सब लोग जानते हो कि ये भारत का उत्तरी बिंदु है, और ये भारत का
दक्षिणी बिंदु है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन है? इंदिरा कौल है। कौन है वो? इंदिरा कौल है। क्लियर है ना? इंदिरा कौल है। उसके अलावा जो भारत का पश्चिमी बिंदु है बच्चों, वो ये गुजरात में यहां पर पड़ता है और उसका नाम है बच्चों गौहर, गौहर मोती। गौहर मोती मिल जाए या माता मिल जाए या गौर मोती भी मिल जाता है, गौहर मोती या गौर मोती भी लिखा मिल जाता है, गौर मोती एक ही बात है। क्लियर है ना? तो ये कहां पर है? ये गुजरात में है। कहां पर है बच्चों? ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में। क्लियर है ना? उसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जो ये पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। और यहां पर जो पड़ता है उसका नाम है बच्चों कीवीथू। कौन सा है? कीवीथू। कीवीथू। क्लियर है ना? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और बच्चों जो दक्षिणतम बिंदु है, जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहां पर पड़ता है और जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। और इस इंदिरा पॉइंट को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है और जिसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या है इसका नाम? पिगमेलियन पॉइंट है। यहां लिख देता हूं, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रेट निकोबार में, ये कहां पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? तो ये दक्षिणी अंडमान के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर? ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर है ना? पूछा जाता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और वो कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। दूसरी बात यह है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, भारत की उत्तर से दक्षिणतम की दूरी 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और जबकि पूरब से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। कितनी? 2933 किलोमीटर है। क्लियर है बच्चों? एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत की मुख्य भूमि है। ये क्या है? ये भारत की मुख्य भूमि है। ये कौन सी? भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है, पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा पॉइंट? दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु की यदि बात की जाए तो बच्चों यह कन्याकुमारी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कन्याकुमारी में पड़ता है। और कन्याकुमारी में जो पड़ता है उसका नाम है केप केमोरिन। क्या है बच्चों उसका नाम? केप केमोरिन है। केप केमोरिन है। क्लियर है ना? तो याद रखना इस बात को कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीवीतू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है जो गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर? ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके अलावा भारत की मुख्य भूमि तो यहां तक है, भारत की मुख्य भूमि तो यहां तक है। तो यहां जो बिंदु है, जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी है या कन्याकुमारी में केप केमोरिन है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने 1972, ऑप्शन सेकंड है 1980, ऑप्शन थर्ड है 1986 और ऑप्शन फोर है 1987। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 1972। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई भी एग्जामों में पूछा गया है। तो अब अगर बात की जाए वन्य जीव अधिनियम 1972 में लाया गया। अब अगर बात की जाए 1980 की तो 1980 है बच्चों, मैं आपको बता दूं वन संरक्षण अधिनियम। क्या? वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। उसके अलावा यदि पूछा जाए 1986 में तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम था बच्चों?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। और यदि बात की जाए 1987 बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो गैंडा परियोजना, कौन सी? गैंडा संरक्षण या गैंडा परियोजना कब लाई गई? तो गैंडा संरक्षण या गैंडा परियोजना जो लाई गई थी बच्चों, वो कब? 1987 में लाई गई। और एक आपको पता हो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 से ही संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यह एक मॉन्ट्रियल कनाडा में शहर का नाम था। क्या था? ये कनाडा का शहर था। और 1987 में एक सम्मेलन हुआ कनाडा में जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बच्चों, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। क्या था ये? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। क्लियर है ना? संरक्षण से था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ और महत्वपूर्ण अधिनियम थे, जैसे 1900 अगर 1972 की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया 1972 में कौन सा था? 1972 में था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1973 की बात की जाए 1973, तो 1973 में था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा था? प्रोजेक्ट टाइगर। उसके अलावा 1974 की बात की जाए तो 1974 में था आपका मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। कौन सा? मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा यदि बात की जाए मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1900 कब है? 74 में। उसके अलावा 1975 में कछुआ संरक्षण अधिनियम था। कौन सा था? कछुआ संरक्षण अधिनियम। कछुआ संरक्षण अधिनियम था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो 1987 गैंडा हो गया। और फिर एक इंपोर्टेंट था 1992 में, और वो था आपको बता दूं प्रोजेक्ट एलिफेंट। कौन सा था? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट था। क्लियर है? और अगर एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था ये 1992 में लाया गया, लेकिन जो एलिफेंट है, एलिफेंट या हाथी को 2010 में, कब? 2010 में विश्व नहीं भारत का विरासत पशु घोषित किया गया। भारत का विरासत पशु घोषित किया गया। भारत का विरासत पशु घोषित किया गया। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 2001, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है 2004, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है 2000 और ऑप्शन 4 आपके सामने है 2009। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2001। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी तक कितने 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें तो इन पर चर्चा की जाए तो जैसे 2000 में सबसे पहले नीलगिरी को शामिल किया गया। इसके बाद फिर 2001 में एक तो आपका सुंदरवन, और दूसरी यदि बात की जाए तो वो था, आपको बता दूं, कच्छ ऑफ मन्नार। कौन सा था? कच्छ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। उसके अलावा यदि बात की जाए तो 2004 में नंदा देवी को शामिल किया यूनेस्को ने। उसके अलावा यदि बात की जाए
तो 2009 में 3 थे। 3 कौन कौन से थे बच्चों? एक था आपका नोकरेक, नोकरेक ये मेघालय में, ये कहां पर है? मेघालय में है। एक था आपका 2009 में ही सिमलीपाल, कौन सा था? सिमलीपाल था, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। ये कहां पर है? उड़ीसा में है। उसके अलावा तीसरा था, मैं आपको बता दूं, पंचमढ़ी। कौन सा था? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये एमपी में, कहां पर है? एमपी में। क्लियर है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा यदि बात की जाए 2009 के बाद 2012 में अचनार अमरकंटक को शामिल किया गया। कौन सा? अचनार अमरकंटक को शामिल किया गया। अमरकंटक को शामिल किया गया। और जो अचनार अमरकंटक है ये एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पड़ता है। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो 2013 में ग्रेट निकोबार को शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार को शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार को शामिल किया गया, ये अंडमान निकोबार में है। उसके बाद 2016 को अगस्त्या मलाई को, कौन से? अगस्त्या मलाई को शामिल किया गया। और अगस्त्या मलाई यदि बात की जाए तो बच्चों यह अगस्त्या मलाई जो है यह आपका पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल के रीजन में पड़ता है। उसके अलावा 2018 को कंचनजंगा को सम्मिलित किया गया। कंचनजंगा को सम्मिलित किया गया। और कंचनजंगा की बात की जाए तो यह सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है। क्लियर है ना? और उसके बाद यदि बात की जाए तो 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया। और पन्ना भी मध्य प्रदेश में। ऐसे आप लोग देखोगे तो कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 12 बायोस्फीयर रिजर्वों को यूनेस्को ने विश्व राष्ट्र सूची में शामिल किया गया भारत की तरफ से। तो 12 आपके सामने हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है मेरठ, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है वाराणसी, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है नोएडा और ऑप्शन 4 आपके सामने है अयोध्या। तो मैं आपको बता दूं महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है बच्चों वह अयोध्या में। कहां पर है? अयोध्या में है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, किसमें? उत्तर प्रदेश में 5, कितने? उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। क्लियर है ना? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बता दूं वाराणसी में जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके अलावा यदि बात की जाए तो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट है। ये कहां पर है? नोएडा में है। उसके अलावा मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में आपका मेरठ में आपको मैं बता दूं मेरठ में जो है हवाई अड्डा वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा है। एक पट्टी है और उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में। क्लियर है ना? मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा एक पट्टी है वो मेरठ में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता रहा हूं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक है आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह वाला, ये आपका लखनऊ में, कहां पर है? लखनऊ में। क्लियर है ना? लखनऊ में। और इसे ही अमौसी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमौसी हवाई अड्डा। अमौसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वो चौधरी चरण सिंह का ही दूसरा नाम है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। क्लियर है? 3 इस समय निर्माण हो चुका है और 2 निर्माणाधीन है। 2 निर्माणाधीन है। एक कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और है उत्तर प्रदेश में, जो कुशीनगर में कई बार पूछा गया है, तो इसको और मैं लिख देता हूं, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुशीनगर में ही, ये कहां पर है? कुशीनगर में ही है। ये कहां पर है? ये आपके कुशीनगर में ही है। कुशीनगर में है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है अजीतनाथ, ऑप्शन थर्ड महावीर स्वामी और ऑप्शन 4 ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर महावीर स्वामी। क्या है? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी ने ही पंचव्रत में 5वां जो व्रत था या 5वां जो सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। लेकिन अब बात की जाए तो ब्रह्मचर्य से पहले भी 4 सिद्धांत और थे। ब्रह्मचर्य से पहले जैसे एक यहां पर आपको मैं बता दूं, पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ थे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। इनकी अगर बात की जाए तो इनका जन्म वाराणसी, कहां? वाराणसी में हुआ था। और इनके पिता की यदि बात की जाए, इनके पिता वामा थे। इनके पिता वामा थे। और मैं आपको बता दूं, जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने ही पहले 4 व्रत जोड़े थे। इन्होंने ही 4 व्रत जोड़े थे। कौन से 4 व्रत? कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। एक था इसमें, एक था आपका सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। एक था अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। एक था आपका अस्त्य, अस्त्य चोरी नहीं करनी है। अस्त्य का मतलब था चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी। और एक था आपका अपर ग्रह, एक था आपका अपर ग्रह। अपर ग्रह की यदि बात की जाए तो इसका मतलब था कि संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना या संपत्ति को अर्जित नहीं करना है, संपत्ति को अर्जित नहीं करना है। तो ये जो 4 आर्य सत्य थे, ये जो 4 सत्य थे या जैन धर्म के थे, ये पार्श्वनाथ ने जोड़े। लेकिन 5वां जो ब्रह्मचर्य था, 5वां कौन सा था? ब्रह्मचर्य था, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं पार्श्वनाथ के बारे में कि पार्श्वनाथ के समय ही महिलाओं को जैन धर्म में शामिल किया गया था। पार्श्वनाथ के समय ही महिलाओं को जैन धर्म में शामिल किया गया था। महिलाओं को ही जैन धर्म में शामिल किया गया था। जैन धर्म में शामिल किया गया। और जब जैन धर्म में शामिल किया गया था तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो एक महिला थी जिसका नाम था पुष्पचूला। पुष्पचूला के नेतृत्व में जैन धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया था। वो किसके समय? वो पार्श्वनाथ के समय शामिल किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको पार्श्वनाथ के बारे में कि जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, इन्हीं को निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनके जो अनुयायी थे इन्हीं को निग्रंथ कहा जाता था, मतलब बंधनहीन। क्या कहा जाता था? इसका मतलब क्या था? बंधनहीन। बंधनहीन कहा जाता था। बंधनहीन कहा जाता था, मतलब आप बंधन से मुक्त हो। क्लियर है? उसके अलावा यदि पार्श्वनाथ के बारे में और कुछ जानकारी की बात की जाए तो पार्श्वनाथ ही
ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुरुषादनीय भी कहा जाता है या महान पुरुष कहा जाता है। क्या? इनको ही महान पुरुष भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि जैन धर्म में किसे महान पुरुष कहा जाता है, तो वो पार्श्वनाथ को कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर महावीर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है कानपुर, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है हैदराबाद, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है झांसी और ऑप्शन फोर आपके सामने है कटक। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। राष्ट्रीय दलहन जो अनुसंधान संस्थान है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अब अगर बच्चों बात की जाए तो कानपुर में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान या शुगर कह सकते हैं। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह भी कानपुर में है। अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये भी कानपुर में। कानपुर की यदि बात की जाए तो बच्चों कानपुर कुछ और महत्वपूर्ण कारणों से भी जाना जाता है। जैसे कानपुर की यदि बात की जाए तो इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। चौराहा कहा जाता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उत्तर भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर भी कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कानपुर से संबंधित है वो यह है कि 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन, किसका अधिवेशन? कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? वो बच्चों कानपुर में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी या अध्यक्ष थे वो बच्चों आपकी महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। और ये भारतीय प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय की बात कह रहे हैं, प्रथम महिला की बात नहीं हो रही है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो कुछ ये भी आपके सामने है, जैसे हैदराबाद की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं हैदराबाद में आपका है राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो हैदराबाद में ही राष्ट्रीय कदन्न अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय कदन्न अनुसंधान संस्थान है। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो जैसे झांसी है, झांसी के बारे में आपको बता दूं, झांसी का एक महत्वपूर्ण क्या कही है इसमें है, एक है राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान। उसके अलावा झांसी की यदि बात की जाए तो झांसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान। ये भी झांसी में। ये कहां पर है? ये भी झांसी में है। उसके अलावा एक और है राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। कौन सा? राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान और है, वह भी झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सेकंड जाकिर हुसैन, ऑप्शन थर्ड बदरुद्दीन तैयबजी और ऑप्शन फोर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। मैं आपको बता दूं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थापना, किसकी स्थापना? कांग्रेस की स्थापना की यदि बात की जाए
तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। और स्थापना का जो स्थान था वो था मुंबई का गोकुल दास गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय था। गोकुल दास तेजपाल विद्यालय था और यह मुंबई में था। कहाँ था? ये मुंबई में था। कहाँ पर था? मुंबई में था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, कांग्रेस के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम थे। उसके अलावा कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, जैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ। कहां पर हुआ? प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। द्वितीय अधिवेशन की बात की जाए तो ये कलकत्ता में हुआ। कहां हुआ? ये आपका कलकत्ता में हुआ। तीसरे अधिवेशन की बात की जाए तो ये मद्रास में हुआ। कहां पर हुआ? मद्रास में हुआ। और यह चौथे अधिवेशन की बात की जाए तो ये आपका इलाहाबाद, आज का प्रयागराज में हुआ। कहां पर? आज का प्रयागराज में हुआ। आज के प्रयागराज में हुआ। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो ये पहला अधिवेशन था, ये 1885 में हुआ। 1885 में हुआ। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये अध्यक्ष हैं सारे, साइड में मैं लिख देता हूं। उसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ। 1886 में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उसके अलावा इन्हें ओल्ड मैन भी कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? वृद्ध मैन या ओल्ड मैन। और मद्रास में 1887 में हुआ। और 1887 में हुआ था तो इसके अध्यक्ष मैं आपको बता दूं बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्लियर है ना? और यही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्लियर है? अब अगर बात की इलाहाबाद की तो ये 1888 में हुआ। ये कब हुआ? 1888 में हुआ। और ये इसकी अध्यक्षता कौन की? जॉर्ज यूल ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्लियर है ना? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है ना? 1885 में इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? बच्चों, आपको ये क्लास अगर पसंद आ रही है इसे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। क्लियर है बच्चों? और मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और बच्चों, मैं जो ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, इनकी बहुत बड़ी खासियत है। जब आपका एग्जाम होगा तब यह खासियत का आप अनुमान लगा पाओगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन प्रैक्टिस सेटों को बार बार देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको आगामी जो आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 127, ऑप्शन सेकंड 116, ऑप्शन थर्ड 121 और ऑप्शन फोर 129। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की जब बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। इस बार भारत की जो रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में आई है वो 116 है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बता दूं कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो इस इंडेक्स को जो जारी करता है वह है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस एक संस्था है जो इस इंडेक्स को जारी करती है और यह बताती है कि विश्व में किस किस देश में ज्यादा शांति है। तो इस संस्था के अनुसार 2024 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो
आइसलैंड को हुआ है। किसको? आइसलैंड को हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो अंतिम स्थान है, जो अंतिम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो सूडान और यमन को हुआ है। किस किस देश को? सूडान व यमन को हुआ है। क्लियर है ना? मतलब यहां सबसे ज्यादा तनाव या लड़ाई झगड़े हैं और सबसे ज्यादा शांति कहां पर है? आइसलैंड में। आपको एक और मजेदार बता दूं कि आइसलैंड 2008 से, कब से? 2008 से इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। कब से? 2008 से ही यह इस इंडेक्स में प्रथम स्थान बनाए हुआ है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान बनाए हुआ है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत की स्थिति इस बार थोड़ी सी सुधरी है और 116 नंबर पर है, जबकि इससे पहले बात की जाए या 2023 की बात की जाए, 2023 में भारत की स्थिति, 2023 में भारत की स्थिति थी वो 121वीं रैंक थी। कौन सी थी? 121वीं रैंक थी। क्लियर है ना? ये करंट का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो याद रखना इस बात को कि इस बार भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सी रैंक हासिल हुई है? 116वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत, क्योंकि ये ज्वालामुखी जब एक्टिव होते हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका फिलीपींस, ऑप्शन सेकंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है इंडोनेशिया और ऑप्शन फोर है ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं जो ये किलाउआ जो ज्वालामुखी है ये कहां पर है? अमेरिका के हवाई द्वीप में। कहां पर? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? यह सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। उसमें से एक होता है सक्रिय, एक होता है सक्रिय, एक होता है आपका सुषुप्त। एक कौन सा होता है आपका? सुषुप्त। और तीसरा होता है मृत, मृत या शांत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। तो मैं आपको बता दूं सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें हमेशा उद्गार रहता है, जिनमें हमेशा उद्गार रहता है, हमेशा उद्गार रहता है। अगर बात की जाए हमेशा उद्गार का मतलब यह है कि इनमें से मैग्मा या लावा हमेशा निकलता रहता है, हमेशा उद्गार रहता है, उद्गार रहता है। कहने का मतलब यह है कि लावा मैग्मा जो होता है वो अंदर होता है और जब बाहर जो मैग्मा आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो हमेशा उद्गार रहता है, उनमें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त की बात यह है कि बहुत लंबे समय से शांत है, मतलब वर्तमान में या लंबे समय से शांत हैं, लंबे समय से शांत हैं, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। लंबे समय से शांत हैं लेकिन उद्गार होने की संभावना है, लेकिन उद्गार होने की संभावना है, लेकिन उद्गार होने की संभावना है। और शांत या मृत, नाम से आपको लग रहा होगा मृत या शांत, इनमें उद्गार होना ना तो पहले हुआ है, ना तो इनमें उद्गार पहले हुआ है, ना तो पहले उद्गार हुआ है, ना तो पहले उद्गार हुआ है और ना ही भविष्य में संभावना है। ना तो पहले उद्गार हुआ है और ना ही भविष्य में संभावना है, और ना ही भविष्य में संभावना है। तो याद रखना इस बात को कि तीन प्रकार के क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं, ना ही भविष्य में संभावना है। क्लियर है? और एक महत्वपूर्ण और आप बात बता दूं आपको कि एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर उद्गार नहीं होता है, जहां पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर उद्गार नहीं होता है या जहां पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना ज्वालामुखी नहीं है। और भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
एक है आपका बैरन, कौन सा? एक है आपका बैरन और एक है आपका नारकोंडम। एक कौन सा है? नारकोंडम। भारत में ये दो ज्वालामुखी हैं, इसमें से बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है और जो नारकोंडम है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है? ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, अमेरिका। यह अभी बहुत चर्चा में रहा है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, किस संविधान संशोधन के तहत यह निश्चित किया गया कि मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का 15% होगी? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 61वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन सेकंड 91वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन थर्ड है 106वें संविधान संशोधन के तहत और ऑप्शन फोर है 103वें संविधान संशोधन के तहत। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह निश्चित कर दिया गया कि जो मंत्रियों की संख्या है, जो मंत्रियों की संख्या वो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगी। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो कुछ और इसमें संविधान संशोधन दिए गए हैं। जैसे 61वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो 61वां जो संविधान संशोधन है ये 1988 में हुआ। 1988 में हुआ या 89 लिखा मिल जाएगा आपको। इस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र को, क्या? मतदाता की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतदाता की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है ना? पहले जिस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष होती थी वह वोट दे पाता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 या 89 में यह प्रोविजन लाया गया या यह प्रावधान किया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र यदि 18 वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष यदि हो जाएगी तो वह भी वोट दे सकेगा। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2023 में लाया गया और यह खूब चर्चा का विषय था। इसके तहत क्या किया गया कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को, विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3%, 1/3 या 33% आरक्षण की बात कही गई। क्लियर है ना? इसमें क्या प्रावधान है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी हमारी बहन माताएं जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो अभी क्या है कि उनकी सीटें फिक्स नहीं, लेकिन इसके तहत 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का बंटवारा किया जाएगा। क्लियर है ना? अब लेकिन ये लाया गया तो 2023 में, लेकिन ये लागू होगा 2029 से। कब लागू होगा? 2029 की लोकसभा से। 2024 के लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, इसमें यह लागू नहीं हुआ था। अब अगर बात की जाए तो 103 संविधान संशोधन 2019 है और इसमें क्या प्रोविजन था? यह ईडब्ल्यूएस, क्या? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे उनको 10% आरक्षण दिया गया। कितना? 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई। क्लियर है ना? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर 91 है। हाँ, आपके लिए एक कमेंट में आप मुझे ये बताना कि 91वां संविधान संशोधन कब लाया गया था। क्लियर है ना? कब हुआ ये आप मुझे ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है लोकसभा, ऑप्शन सेकंड राज्यसभा, ऑप्शन थर्ड विधान परिषद और ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं।
तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, लोकसभा। धन विधेयक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। धन विधेयक की यदि बात की जाए तो इसका विवरण अनुच्छेद 110 में, किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। किसमें? सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। उसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसे सामान्यतः राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, इसे सामान्यतः राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है। पूर्व अनुमति या सलाह, पूर्व अनुमति या सलाह के बाद ही लाया जाता है। पूर्व अनुमति या सलाह के बाद ही लाया जाता है। क्लियर है ना? लाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि धन विधेयक को सरकारी व्यक्ति ही, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा ही सामान्यतः लाया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा ही लाया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है। क्लियर है? उसके अलावा यदि बात की जाए तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को जो शक्ति प्राप्त है, क्या? राज्यसभा को जो शक्ति प्राप्त है वो यह है कि इसे केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती, अपने पास रोक सकती है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, यानी ये फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इस पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अंतिम फैसला किसका होता है? स्पीकर का होता है। क्लियर है ना? स्पीकर का होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का होता है। क्लियर है ना? या हम लोग क्या कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का होता है। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है टेकोफेरल, ऑप्शन सेकंड रेटिनॉल, ऑप्शन थर्ड थायमीन और ऑप्शन फोर कैल्सीफेरल। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है थायमीन। क्या है? ऑप्शन थर्ड थायमीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन पाई जाती हैं, जैसे विटामिन B1, जैसे विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 तो ये सभी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। मैं आपको बता दूं B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन है। उसके अलावा जब बात की जाए तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। कौन सा है? राइबोफ्लेविन। उसके अलावा यदि बात की जाए तो B3 का नाम है आपका नियासिन। क्या है? नियासिन। उसके अलावा यदि बात की जाए तो B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। उसके अलावा यदि बात की जाए तो B6 का है पायरोडक्सिन। उसके अलावा B7 की यदि बात की जाए पायरोडक्सिन। B7 की बात की जाए तो इसका है बायोटीन। इसका क्या है? बायोटीन है। B9 की यदि बात की जाए तो फॉलिक एसिड है। इसका क्या है? फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, इसे ऐसे ही लिख देता हूं, फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड है। और यदि विटामिन B12 की बात की जाए तो इसका नाम है साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन।
लें, याद रखना, क्लियर है ना। और ये जो विटामिन है पूछा जाता है कि आयरन या लोहा किस विटामिन में पाया जाता है, तो इसी में पाया जाता है, किसमें, इसमें ही आयरन या लोहा पाया जाता है, इसमें ही आयरन या लोहा किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। अब अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ और विटामिन है, जैसे टेकोफेरल की बात की जाए तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। उसके अलावा यदि रेटिनॉल की बात की जाए तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यदि कैल्सीफेरॉल की बात की जाए तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बच्चों, आपको यह क्लास कैसी लग रही है, इसे कमेंट कर जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके और वह भी यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दीवान ए मुस्तफराज, मुस्तफराज कुछ नहीं होता है, ये मुस्तखराज होता है। ये क्या है, मैं भी बता दूं आपको, मुस्तखराज है। ये क्या है, मुस्तखराज है, मुस्तखराज। मुस्तखराज की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, मुस्तखराज है, मुस्तखराज है। तो मुस्तखराज नामक पद का सृजन किसने किया था, तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन थर्ड बाबर और ऑप्शन फोर गयासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवान ए मुस्तखराज नामक पद का सृजन किया था। मैं आपको बता दूं, दीवान ए मुस्तखराज पद था, इसका जो कार्य था, इसका जो कार्य था वो था वकाया वसूली करना। क्या, वकाया जो रह जाता था, वकाया वसूली करना। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा दोष या बहुत बड़ा दोष था कि जो वसूली होती थी वो पेंडिंग में रहती थी। वो किस में रहती थी, पेंडिंग में, और उसकी वसूली नहीं की जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को पैसों की बहुत आवश्यकता थी। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 1296 से लेकर और 1316 तक शासन किया था। क्लियर है, 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। क्या रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। उसके अलावा यही ऐसा पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। क्या दिया, सैनिकों को नगद वेतन दिया। क्लियर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने खुम्स, खुम्स क्या होता था, लूटा हुआ माल, लूटा हुआ माल, लूटा हुआ माल था। खुम्स में क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले, जैसे मान लो आप लोग कि ये 100% था, कितना था, 100% था, तो इसमें क्या होता था कि इसमें दो हिस्से होते थे, दो हिस्से होते थे। एक हिस्सा होता था 1/, कितना होता था, 5। और इसमें कहने का मतलब यह है कि खुम्स में लगभग 80%, खुम्स में हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 80%, कितना, लगभग 80% तो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया और लगभग 20%, कितना, लगभग 20% इसने किसको, इसने सैनिकों को दिया। कितना, 20% इसने सैनिकों को दिया, सैनिकों को दिया। और जबकि 80% था वो खुद अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। एक को मैं अलाउद्दीन खिलजी कहता हूं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या होता था, उल्टा होता था, 80% सेना को दिया जाता था और 20% खुद राजा रखता था, लेकिन इसे यहां चेंज कर दिया। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता, दक्षिण भारत को जीता, जीतने का प्रयास भी किया और जीता भी। क्लियर है ना। और इस दक्षिण भारत की विजय में एक मलिक काफूर किन्नर था, मलिक काफूर, क्या नाम था उसका, मलिक काफूर था, जो किन्नर था। ये क्या था, ये बच्चों किन्नर था, किन्नर था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसको 1000 दिनारी कहा जाता था।
1000 दिनार इसलिए कहा जाता था क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दाग व हुलिया पद्धति, क्या दाग व हुलिया पद्धति भी प्रारंभ की थी। दाग व हुलिया, दाग क्या होता था, घोड़े पर एक मोहर लगा दी जाती थी जिससे यह ध्यान रहे कि किसे यह घोड़ा दिया गया है। और हुलिया में, हुलिया मतलब मेरा चेहरा जैसे, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता था कि कौन सैनिक है। इससे पहले क्या होता था, नाम किसी और का लिखा होता था और ड्यूटी कोई और करता था। क्लियर है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकंड आपके सामने पश्चिम बंगाल, ऑप्शन थर्ड मेघालय और ऑप्शन 4 राजस्थान। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है राजस्थान। कालीबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा कालीबेलिया के बारे में बताऊं। कालीबेलिया की यदि बात की जाए तो कालीबेलिया को 2010 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। यूनेस्को ने इसे एक बहुत ही बेहतरीन नृत्यों की शैली में शामिल किया गया और 2010 में किया गया। उसके अलावा कालीबेलिया का मतलब मैं आपको बता दूं, जो आपने सुना होगा सपेरे, एक सांप पकड़ने वाली एक जाति पाई जाती जिसे हम लोग सामान्यतः सपेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सपेरा कहते हैं। और यह उन्हीं के द्वारा नृत्य किया जाता है, मुख्यतः उन्हीं के द्वारा नृत्य किया जाता है। दूसरी बात की जाए तो राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक है उसमें घूमर, एक है आपका घूमर, दूसरा भवई, दूसरा क्या है भवई, एक है आपका तेरह ताली, एक है आपका कच्छी घोड़ी, उसके अलावा है आपका, उसके अलावा इसमें है एक है आपका, मैं बता दूं, गैर नृत्य, एक है इसमें आपका चांग नृत्य, एक है आपका चारी नृत्य। ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। याद रखना कालीबेलिया क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे यूनेस्को ने 2010 में सम्मिलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 6, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है 8, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है 7 और ऑप्शन 4 आपके सामने है 10। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सेकंड, वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए तो इसमें मैं चर्चा कर दूं, सबसे पहले आपको भारतनाट्यम, कौन सा है, भारतनाट्यम। उसके अलावा मोहिनी अट्टम, उसके अलावा कथक, उसके अलावा कथकली, उसके अलावा कुचिपुड़ी, उसके अलावा यदि बात की जाए आपका तो ओडिसी, उसके अलावा यदि बात की जाए तो मणिपुरी और इसके अलावा यदि बात की जाए तो सत्रिया। तो कौन सा है, सत्रिया। तो याद रखना ये वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपको मैं बता दूं सत्रिया असम का है। कहां का है सत्रिया असम का है। मणिपुरी, ये नाम से ही लग रहा है कि ये मणिपुर का है। ये कहां का है, मणिपुर का है। ये भी ओडिसी, आपको नाम से लग रहा होगा कि ये उड़ीसा का है। ये कहां का है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी की बात की जाए तो ये कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। उसके अलावा यदि बात की जाए कथकली, ये केरल का है। ये कहां का है, केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। और बच्चों भारतनाट्यम की यदि बात की जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए
तो विली विली, क्या पूछा है, विली विली क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है, एक स्थल, ऑप्शन सेकंड चक्रवात, ऑप्शन थर्ड जलधारा और ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, चक्रवात। क्या? चक्रवात विली विली है। मैं इसको बताता हूं आपको कि यदि बात की जाए तो चक्रवात होता क्या? क्या? चक्रवात। तो चक्रवात की यदि बात की जाए तो चक्रवात या साइक्लोन होता क्या? चक्रवात या साइक्लोन होता क्या? कहने वाली बात यह है कि ये मैंने आपके सामने विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश को रिप्रेजेंट कर लिया। जीरो अक्षांश विषुवत रेखा, कौन सी? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैंने एक ये गोला बनाया, एक ये इस प्रकार गोले बनाए। तो मैं आपको बता दूं कि चक्रवात क्या होते हैं? लो प्रेशर या निम्न वायुदाब के ऐसे केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है, आप मान लो कि यहां पर आप मान लो कि 10 लो प्रेशर है, फिर यहां आप मान लो कि 15 है और यहां ये 40 है। मतलब कहने का यह है कि यह केंद्र से जैसे आप दूर होते जाते हो तो वहां पर हाई प्रेशर होता जाता है। परिभाषा की बात क्या, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात निम्न वायुदाब के ऐसे केंद्र हैं, निम्न वायु दाब के ऐसे केंद्र हैं जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है, उच्च वायु दाब पाया जाता है। क्लियर है ना? अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि विषुवत रेखा से जो ऊपर का, इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो विषुवत रेखा से जो नीचे का पार्ट होता है, इसे हम लोग साउथ स्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चक्रवातों की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब यह है कि घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। कैसी होती है? घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यदि बात की जाए तो चक्रवातों की दिशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके शीत चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात। कौन से होते हैं? शीतोष्ण चक्रवात। और दूसरे होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इन्हीं में से एक का नाम है विली विली। क्या है? एक का नाम है विली विली और यह ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। यह कहां पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये कैसा चक्रवात है? यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है ये? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। क्लियर है ना? अब दूसरी बात यह है कि कुछ और चक्रवात हैं, जैसे मैं आपको बता दूं टॉर्नेडो। क्या? टॉर्नेडो, हरिकेन, ये दोनों कहां पाए जाते हैं? ये दोनों अमेरिका या यूएसए में पाए जाते हैं। एक चक्रवात है टाइफून, ये चीन में पाया जाता है। ये सभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। क्लियर है ना? कैसे चक्रवात हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष। क्या? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है, उत्तल लेंस। ऑप्शन सेकंड, अवतल लेंस। ऑप्शन थर्ड, उत्तल दर्पण। और ऑप्शन फोर, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में कुछ चीजें हैं जो, जैसे सबसे पहली बात तो यह है
कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की नहीं, लेकिन पास की नहीं, लेकिन पास की नहीं। याद रखना बच्चों कि दूरदृष्टि दोष, नाम तो दूरदृष्टि दोष है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि प्रतिबिंब जो होता है वो क्या, प्रतिबिंब जो होता है वह कहां बनता है, रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के बाद में बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है। कहां पर बनता है प्रतिबिंब, रेटिना के बाद में बनता है, बाद में बनता है। जबकि यदि कोई भी दृष्टि दोष नहीं है तो हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। दूसरी बात यह होती है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो फोकस दूरी है, क्या, जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। जबकि जबकि लेंस लेंस की गोलाई, लेंस की गोलाई, लेंस की गोलाई घट जाती है, लेंस की गोलाई घट जाती है। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो आप मान लीजिए कि दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की बात की जाए तो यह निकट दृष्टि दोष के लिए, किसके निवारण के लिए, यह निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका उपयोग होता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। क्लियर है ना, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो वो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्लियर है ना, अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सेकंड अशोक, ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन फोर्थ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मैं आपको बता दूं यह गुप्त वंश का शासक था। किसका, गुप्त वंश का शासक था। और यह 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहता है। कितने, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहता है। उसके अलावा समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय की थी, जैसे आर्यावर्त विजय, आर्यावर्त विजय, दक्षिणावर्त विजय, दक्षिणावर्त विजय, दक्षिणावर्त विजय, आर्यावर्त विजय। उसके अलावा यदि बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने, आपको मैं बता दूं, आट्विक विजय, आट्विक मतलब आट्विक विजय, सीमांत विजय, सीमांत विजय और विदेशी भी विजय, सीमांत विजय। और इसने दूसरे देशों पर, श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। हम लोग कहते हैं कि विदेशी विजय भी की थी। क्या की थी, विदेशी विजय। जो ये विजय हैं इनके बारे में जो बताता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनके बारे में जो बताती है वो है, आपको मैं बता दूं, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है जो इन विजयों के बारे में बताती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यह प्रयाग प्रशस्ति है यह चंपू शैली में लिखी है। किसमें, चंपू शैली में लिखी है, चंपू शैली में। उसके अलावा भाषा की बात की जाए तो संस्कृत है, भाषा इसकी कौन सी है, संस्कृत है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन कहा था वो विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था, समुद्रगुप्त को कहा था। उसके अलावा मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो समुद्रगुप्त की दक्षिणावर्त विजय हैं
इनको एक इतिहासकार हैं राय चौधरी, इनको एक इतिहासकार हैं राय चौधरी, इन्होंने धर्म विजय की संज्ञा दी है। किसकी? धर्म विजय की संज्ञा दी है। जो दक्षिणावर्त की विजय थी उनको राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। उसके अलावा समुद्रगुप्त का दूसरा नाम था कविराज भी इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था। और इसने विभिन्न प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, जैसे धनुर्धरधारी, और इसने वीणा बजाते हुए व्याघ्र वाले बहुत सारे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वसुबंधु नामक एक बौद्ध विद्वान थे, बहुत पूछा जाता है। बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था वसुबंधु। कौन थे? वसुबंधु। तो पूछा जाता है कि ये इन किनके समय थे? तो याद रखना ये समुद्रगुप्त के समय थे। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि यह क्लास आपको कैसे लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आपका एग्जाम अब नजदीक ही है। तो बच्चों कैसी रही ये क्लास आज की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।